हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 14 देखेंगे, जो कि वॉल्यूम 2 एडुटेरिया का ये प्रश्न है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने एक सेट किरण का पब्लिकेशन का लगाया है, इसके बाद आपको कंटिन्यू उसी का चलेगा किरण पब्लिकेशन का। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 14 देखेंगे। सेकेंड लास्ट आपको टोटल आपको देखिएगा, यहाँ पर 15 सेट दिया गया है, इसमें 14वां हम लोग आज देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 13 तक प्रैक्टिस सेट लगा रखा है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाइए वहाँ पर आप लोग रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। चले जाते हैं सीधे प्रश्न को बिना देरी किए। और प्रश्न को जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी विजिट करके अगर चैनल को नहीं आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ध्यान दीजिएगा, जो मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी वो आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1992 से 97, डेट भी याद रखेंगे, 1992 से 97 चला था 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसी में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न 2 नंबर देखेंगे हम लोग। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों एनडीपी कहते हैं, यानी कि निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को कौन सा दर्शाता है इनमें से? 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिलिप्स वक्र। ठीक है, फिलिप्स वक्र जो है ये आपको मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? कवक और शैवाल के मध्य पूछ रहा है। 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेलोटिज्म। ठीक है, हेलोटिज्म कहलाता है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे हम लोग। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो 5 का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कोशिकाओं का आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। ये सही है आपका पहला वाला। कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं, बिल्कुल बदले होते हैं। प्रत्येक कोशिका में कार्य निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये सही है। सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6 नंबर यहाँ से कि सभी छोटा जीव जो स्वयं विकास के प्रजनन करने में समर्थ है वो क्या कहलाता है? 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है कि आपको सबसे छोटी जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। माइकोप्लाज्मा यहाँ से आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, देखिएगा माइकोप्लाज्मा कहते किसे हैं? तो ऐसे जीवधारी हैं ये जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, एपिथेलियमी ऊतक। क्या हो जाएगा? एपिथेलियमी ऊतक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंट्रोमियर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। को क्या हो जाएगा इसका आप सबको सही उत्तर? तो 9 का देखिएगा, गर्भनाल हो जाएगा दोस्तों। गर्भनाल के द्वारा भ्रूण को, जो भ्रूण में बच्चा जो पल रहा होता है कोख में, वो आपको माँ के रक्त से पोषण जो प्राप्त होता है तो वो गर्भनाल के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स। क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक्स कहलाता है, एंटीबायोटिक्स से इलाज होता है। ठीक है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने से सरल इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन एक सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो 11 का देखिएगा, टमाटर में लाल रंग का
कारण लाइकोपेन है, ये बिल्कुल सही है। सेब का लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है, ये भी सही है। लाल मिर्च का लाल रंग होने का कारण कैप्सेसिन है, ये भी सही है आपका। पपीते का पीले रंग के कारण सोलेनिन कह रहा है यहाँ पर, जो कि यही गलत है। पपीते का पीले रंग का आपको जो होता है कैरोटीन के कारण होता है, तो ये ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर, क्योंकि गलत के बारे में पूछा जा रहा था। 12 नंबर प्रश्न है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होते हैं, यानी कि क्यों चमकते हैं। तो 12 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंद ऑक्सीकरण के कारण। मंद ऑक्सीकरण के कारण श्वेत फास्फोरस अंधेरे में दीप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे हम लोग कि मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग क्या होता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसका क्षारीय विलयन में कौन सा रंग का होता है। ये 13 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीला दिखता है। कैसा? पीला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी ब्रोगली। किसने किया था? डी ब्रोगली ने किया था। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किसके लिए लागू होता है। डॉपलर इफेक्ट निम्नलिखित में से किसके लिए लागू होता है। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो दोस्तों सापेक्ष गति के लिए, ठीक है, सापेक्ष गति के लिए ये आपको होता है, डॉपलर प्रभाव लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं देखिएगा, उसको ध्रुव कहते हैं हम लोग, पोल। ठीक है, एक गोलीय दर्पण होता है, उसके प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य बीच में एक बिंदु होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H = I²RT। ठीक है, ये आपका हो जाएगा किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को निरूपण करने का आपको सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो ये देखिएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है आपको यांत्रिक ऊर्जा। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत चालक का नहीं है। विद्युत चालक का नहीं है कौन सा घोल। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज घोल। ग्लूकोज घोल जो है ये विद्युत चालक का ये नहीं है। अगर ग्लूकोज के, ध्यान दीजिएगा, अगर ग्लूकोज के घोल में आप अगर करंट प्रवाहित करना चाहें तो आपको उसमें करंट प्रवाहित विद्युत जो है कि चालक नहीं होगा। तो इसलिए आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10⁻12 मीटर। ठीक है, ठीक है, एटो फेमटो पिको, इस तरह से याद होना चाहिए आप लोगों को, याद कर लीजिएगा, आता है ये प्रश्न इस प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कार्नोटाइट। कार्नोटाइट किसका अयस्क है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। क्या हो जाएगा, किसका है कार्नोटाइट? यूरेनियम का। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूरेनियम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आशा धातु के नाम से भी जाना जाता है यूरेनियम को, ध्यान रखिएगा, आशा धातु के नाम से। भारत में यूरेनियम जो है कि सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो झारखंड के जादूगोड़ा में होता है। और यूरेनियम का एक अयस्क और है जाके पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड भी याद रखेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, TNP। ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल को, ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम लोग पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि धूप चश्मों के लेंस में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न कहता है कि धूप चश्मों के लेंस में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है। 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रूक्स कांच। ठीक है, प्रयोगशाला में जो कांच यूज किया जाता है उसको हम लोग पायरेक्स कांच के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पीतल जो है किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन यानी कि कलरलेस हो जाएगा, पीतल। तो 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के अगर संपर्क में रहेगा निरंतर कंटिन्यू पीतल, तो वो आपको कलरलेस हो जाएगा, आपको रंगहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पीतल आपको किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा और जस्ता का होता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। ठीक है, हीरा जो होता है चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट षटकोणीय संरचना, ये आपको होता है, यही अंतर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन सा है इसमें से, फ्लोरीन, रेडॉन, पोलोनियम या जीनॉन। तो 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेडॉन जो है कि सबसे भारी होता है गैसीय तत्वों में, ठीक है, रेडॉन। और जीनॉन जो है आपको इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे, जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों वो क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है प्रश्न कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों वो क्या कहलाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्कीन। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। कैसा अभिक्रिया करता है, तो वो अभिक्रिया करता है, ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो 29 का आपको राइट आंसर देखिएगा, नूनीज पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल से आया था। मार्को पोलो इटली का था, ठीक है। निकोलो डी कांटी इटली का था। डोमिंग पायस तुर्की का, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। डोमिंग पायस तुर्की जो दिया है, डोमिंग पायस भी आपको ये पुर्तगाली यात्री ही था, डोमिंग पायस भी पुर्तगाल का ही यात्री था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि सातवाहन शासक यज्ञश्री शतकर्णी जो कि 165 से 194 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल था, के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित मिलता है। ध्यान दीजिएगा, सातवाहन शासक था कि यज्ञश्री शतकर्णी ये इसके सिक्कों पर किस चित्र का अंकन मिलता है। 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहाज का चित्र मिलता है। किसका, जहाज का चित्र मिलता है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत के जीते गए राज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो उत्तर भारत में जो राज्य जीते गए थे उनमें से कौन शामिल नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा, 31 का देखिएगा, 31 का आपको कश्मीर एक हो जाएगा दोस्तों, और एक हो जाएगा द्वार समुद्र, ये 2 राज्य जो है कि नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, कश्मीर और द्वार समुद्र अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं जीता गया था। गुजरात, रणथंभौर और जैसलमेर ये तीनों जीता गया था। 32 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा, 32 का आपको राइट आंसर देखते हैं। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे, सही है, ये आपको गुरु अंगद ही आए थे। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में हुई है, ये भी सही है आपका। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है आपका। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाणिक संस्कृति में निम्नलिखित में से किस पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में पूछ रहा है कि कौन से पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। 33 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ से कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, 34 में हम लोग देखेंगे, सुतकोददा गुजरात में पड़ता है, ये सही है। चनहुद्रो सिंध में पड़ता है, ये भी सही है। और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, सही है। धौलावीरा राजस्थान कह रहा है, यही गलत हो जाएगा क्योंकि धौलावीरा आपको ये भी गुजरात में ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखेंगे यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 35 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, प्रथम शिलालेख जो कह रहा है अशोक का अभिलेख है, अविवरण दिया हुआ है यहाँ पर। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, ये सही है आपका। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा है, बिल्कुल सही है ये आपको, ये भी वाला, ये भी सही है। छठा शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, सी वाला यहाँ से आपको गलत हो जाएगा। 9वां शिलालेख में शिष्टाचार का उल्लेख है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका 35 का सही हो जाएगा, ठीक है। तीर्थ यात्राओं का उल्लेख नहीं है क्योंकि अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। किसकी, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है छठे शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये 1780 से 84 में हुआ था। कब हुआ था, 1780 से 84 में हुआ था ये, ध्यान दीजिएगा। तो इस समय आपको भारत का
गवर्नर जनरल कौन था? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स है। और ध्यान दीजिएगा आपको कि वारेन हेस्टिंग्स था 1784 में मंगलौर की संधि के तहत आपको इस युद्ध की समाप्ति हुई थी, द्वितीय आंग्ल मणिसी युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर बसे हुए अफगानियों ने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रुहेलखंड में। कहाँ? रुहेलखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखिएगा कि सप्त क्रांति, जिसको 7 क्रांतियाँ कहा जाता है, तो सप्त क्रांति जो है आपको का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति के समाजवादी विचारधारा को प्रतिपादित किया था। इसके अंतर्गत पुरुष, महिला, जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने पर बल दिया गया था सप्त क्रांति के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज जो है उसकी स्थापना किसने की थी? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेविड हेयर ने किया था। किसने किया था? डेविड हेयर ने। कब किया था? 1817 ईस्वी में। इसे भी याद रखिएगा 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कलकत्ता में 1939-40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को, ध्यान दीजिएगा, हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुस्लिम लीग के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जो है आपको किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी कि लिया गया है? तो सी हो जाएगा दोस्तों, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो ध्यान दीजिएगा कितना अनुच्छेद से अनुच्छेद में है मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है? तो 42 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ये 12 से 35 में है। आर्टिकल कितना है संविधान का? 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43 नंबर के, भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? तो कौन सी प्रक्रिया जो है आपको देखिएगा, संसदीय प्रश्न पूछने का जो प्रक्रिया है सर्वप्रथम को कौन सी अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आया था। इसी में आपको ये अधिनियम में शुरू किया गया कि संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया शुरू किया गया था। 44 नंबर प्रश्न है कि संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो 44 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों संसद। इस पे कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 248 248। ठीक है, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका आपको डी सही हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। क्या हो जाएगा? साम्यवादी राज्य। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो संकल्प लिया गया है कौन से देश के संविधान से लिया गया है? 46 का देखिएगा अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 47 का देखिए बी हो जाएगा, अनुच्छेद 325 में आपको ये वर्णित है। अनुच्छेद 325 में ये आपको देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 325 में वर्जित है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं के आधार पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा 48 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे अब कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ध्यान दीजिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो प्रावधान किया गया है कौन से संशोधन के द्वारा? तो 48 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन के तहत। ये 86वां संशोधन कब हुआ, कब था? इसे भी डेट भी याद रखिएगा, पूछता है 2002 में हुआ था। कब? 2002 में। और इसे जो है कि अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। अगर अनुच्छेद पूछेगा इसका दोस्तों तो 21 के क याद रखिएगा, ठीक है, 21 का क, ठीक है, 21 का क के अंतर्गत आपको संविधान में जोड़ा गया है। 49 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है?
देखिएगा अटलांटिक महासागर का आपको ठंडी जलधारा के बारे में पूछा है, इनमें से कौन सा है। तो 49 का देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, बेंगुएला की जलधारा। ठीक है, बेंगुएला की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर की है। और ये गल्फ स्ट्रीम भी अटलांटिक महासागर का ही है, लेकिन ये आपको ये ध्यान दीजिएगा ये गर्म जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 50 नंबर। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं। पश्चिमी घाट के अंतर्गत है, तो ध्यान दीजिएगा पश्चिमी घाट के अंतर्गत आपको अन्नामलाई एक आ जाएगा, फिर जाकर के दूसरे में आपको नीलगिरी आ जाएगा एक, और फिर एक आ जाएगा कार्डामम की पहाड़ी। ठीक है, ये तीनों जो है कि आपको पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 1, 2, 4 में ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, तो ये आपको राइट उत्तर हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और इसमें ध्यान दीजिएगा ये जो दिया हुआ है आपको नल्ला मल्ला, ठीक है, और एक जवादी, ये दोनों आपको पूर्वी श्रेणी में, पूर्वी साइड में पड़ता है। ठीक है, पूर्वी घाट की श्रेणी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्यों के संदर्भ में पूछा जा रहा है। ठीक है, 51 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ से कि कृषि को धारणीय बनाना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, जैविक खाद का प्रयोग करना, ये तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय हरित क्रांति के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 52 नंबर प्रश्न कहता है कि लौह खनिज, ध्यान दीजिएगा लौह खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह खनिज के संदर्भ में पूछ रहा है, तो 52 का देखिएगा ऑप्शन नंबर लौह अयस्क जो है कि मैंगनीज और क्रोमाइट लौह खनिज है, सही है ये। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्कों में सबसे प्रमुख है, सही है। दुर्ग में डल्ली और राजहरा देश में लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं, ये भी सही है आपको। तो 1, 2, 3 तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख है, धूल और राख सामग्री को किस रूप से कहा जाता है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपको, पायरोक्लास्टिक। जो ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरोक्लास्टिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 54 नंबर की वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किलोमीटर से अधिक गहराई पर हो वो क्या कहलाते हैं। 54 का ए हो जाएगा दोस्तों, पातालीय भूकंप कहलाता है। वैसा भूकंप जिसका केंद्र जो होता है 300 किलोमीटर अंदर होता है, आपको गहराई पर होता है, वो आपको पातालीय भूकंप कहलाता है। अगला प्रश्न है कि महासागर की खाड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा महासागर की खाड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो 55 का आपको राइट आंसर, तो इसका सही उत्तर देखिएगा दोस्तों हेलोक्लाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर देखिएगा कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और फोरेमिनिफेरा। ठीक है, फोरेमिनिफेरा। उपयुक्त में से कौन सा जीव महासागरों के आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। देखिए महासागरों के आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा जीव इनमें से। तो इनमें से देखिएगा हो जाएगा आपको, एक हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपको जाकर के डायटम। ठीक है, ये दोनों जो है कि 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपको सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों जो हैं आपको महासागरों के आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग लिवेरो किस खेल की शब्दावली है। ध्यान दीजिएगा लिवेरो कौन सी खेल की शब्दावली है, ये कौन से खेल में ये यूज़ किया जाता है, ये लिवेरो शब्द है। 58 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल में ये आपको किया जाता है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो बास्केटबॉल में आपको 5 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 सभी लोग जानते होंगे, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, और बेसबॉल में 9 हो। ठीक है, सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का दस्तावेज है। येलो बुक के बारे में पूछ रहा है, तो येलो बुक कौन से देश की हो जाता है। येलो बुक आपको फ्रांस का होता है। 59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये फ्रांस का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में क्या होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन यही होता है कि ये भूमध्य रेखा की तरफ
बढ़ती है। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ये। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नम भूमि से। ठीक है, यानी कि आर्द्र भूमि जो होता है उसी से संबंधित है रामसर सम्मेलन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रामसर दिवस अगर पूछ देगा दोस्तों, याद रखिएगा इसका डेट 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? कान्हा को कौन से साल में? तो 1973 में। कब? 1973 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट की अगर शुरुआत में पूछा जाए कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी, तो 1973 में ही की गई थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न एक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 63 नंबर प्रश्न है कि भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था तो 1981 में। कब? 1981 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर यहाँ से कि इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पवन के अपर्दन क्रिया से होता है। किसके? पवन के अपर्दन क्रिया से होता है। 65 नंबर प्रश्न है कि अश्व अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं? 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारिक हवा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? व्यापारिक हवा, यानी कि ट्रेड वाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग, ठीक है, पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? यहाँ से आपको करंट अफेयर स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पैगंबर सॉन्ग का बुकर पुरस्कार 2023 वाला जो जीता है तो कौन सा लेखक है? आयरिश लेखक है ये। 66 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉल लिंच। उसका नाम क्या है? पॉल लिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में से जोड़ा गया है? बेसबॉल एक के शब्द है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, कौन से डिक्शनरी में जोड़ा गया है? 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉलिंस। क्या हो जाएगा? कॉलिंस डिक्शनरी में बेसबॉल को कॉलिंस शब्दकोश में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव कौन से राज्य में का प्रमुख उत्सव है ये? तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मिजोरम का है। कहाँ का है? एंथुरियम उत्सव ये मिजोरम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है, यानी कि डैप। ठीक है, यानी कि डाई एमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, भारत का पहला नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट जो शुरू किया गया है हाल ही में, तो 69 का देखिए सी हो जाएगा, गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2023 का रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में पूछ रहा है 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 70 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा तीनों नाम, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव, ये तीनों को सम्मिलित रूप से आपको केमिस्ट्री का रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछेगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर के स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि शंकराचार्य की 160 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? किसकी? शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसको नाम है स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, याद रखिएगा, नाम भी पूछा जा सकता है, स्टैच्यू ऑफ वननेस। 108 फीट ऊंचा शंकराचार्य की मूर्ति बनाया गया है। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये एमपी मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो है कि कहाँ बनाया गया है? ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी की ओर देखने वाली मंधावा पहाड़ियों की चोटी पर किया गया है इसका निर्माण। 72 नंबर प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? नए भारत के लिए नई शिक्षा के नाम से जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा अभियान एक चलाया है, कौन से राज्य में, किसने चलाया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये उड़ीसा में चलाया है। कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 73 का बी हो जाएगा, मॉरिशस। कौन हो जाएगा? मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अदिति योजना, ध्यान दीजिएगा, अदिति योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है अदिति योजना।
75 नंबर प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण शुरू किया गया है? भारत और कौन से देश के बीच है? ध्यान दीजिएगा, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के नाम से ये शुरू किया गया है। तो 75 का आपको राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये मलेशिया के साथ, किसके साथ? मलेशिया के साथ है समुद्री लक्ष्मण। ये जो आपको द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है भारत और मलेशिया के साथ शुरू किया गया है। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ कि ये सेकेंड लास्ट आपको हम लोग ने 15 में से 14वां सेट आज हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसके बाद एक और सेट बच रहा है और इसके साथ साथ हम लोग अल्टरनेट से सिस्टम से हम लोग किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट कर दिए हैं और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का हम लोग ने कर चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, भाई जाइए रिवीजन कीजिए। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम 3 भी हम लोग करेंगे और भी पब्लिकेशन का जो होगा हम लोग आपको करवाएंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस लगातार करते रहें, काफ़ी टाइम करीब है दोस्तों। रिविज़न जितना कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं और एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।